ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। उत्तम ने आज अपनी ऑफिस से छुट्टी ली थी। दोपहर के वक्त खाना खाकर लॉबी में बैठा ही था जब घर की डोरबेल बजी। उठकर दरवाजा खोलने गया, तब तक पोस्टमैन ने चिट्ठी दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दी थी। चिट्ठी उत्तम के पिताजी के नाम पर थी। उत्तम ने अपने पिताजी को आवाज लगाई तो वो नींद से उठकर बाहर आए। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो पता चला कि उनके नाम पर चिट्ठी आई है कोई। सीढ़ियों पे आंखें मलते हुए नीचे की तरफ जब वो आने लगे तो 3 सीढ़ियां उतरते ही उनका पैर फिसला और पूरी तरह से लुढ़कते हुए नीचे तक आकर गिरे। उत्तम का मुंह खुला का खुला रह गया। दौड़ता हुआ पिताजी को उठाने गया तो देखा उनके सर में गहरी चोटें लगी थी और वो बेहोश हो गए थे। शायद कुछ हड्डियों में भी फ्रैक्चर था। पूरे घर में कुछ ही पलों में हड़कंप मच गया। इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुलवाकर पिताजी को हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्हें वहां एडमिट कराया। पिताजी को काफी देर तक होश ही नहीं आया और शाम तक डॉक्टर ने बताया कि उत्तम के पिताजी कोमा में चले गए थे। मुश्किल तो हुई, लेकिन पिताजी के पास रुकने की परमिशन उत्तम को मिल गई थी। उधर घर पे बुरा हाल था, लेकिन उत्तम किसी तरह अकेले ही घर, हॉस्पिटल सब संभाले हुए था। रात का वक्त था। पिताजी को जिस कमरे में रखा था उसका सिर्फ एक छोटा नाइट बल्ब ही जला रखा था। काफी देर तक बैठे बैठे आखिरकार रात जब घिरी तो हॉस्पिटल के सन्नाटे में नींद उत्तम को भी आ ही गई। लेकिन सोते सोते उसे लगा जैसे किसी ने उसके बालों में अपने हाथों को फिराया हो। एक झटके से उत्तम उठा तो पाया पूरे कमरे में सिर्फ एसी की घरघराती आवाज और साथ बाकी मशीन्स की ही आवाज थी। उत्तम ने एक लाइट और जलाकर देखी तो उसके दिल में पिताजी को हंसता खेलता देखने की उम्मीद एक बार फिर से जागी। पिताजी कोमा से जाग चुके थे और बड़ी बड़ी आंखें खोले उत्तम की ओर देखे जा रहे थे। उत्तम तुरंत बाहर की ओर भागा और डॉक्टर को लाने नीचे गया। डॉक्टर और पूरा स्टाफ सब सुनकर हैरान कि इतनी जल्दी कोई कोमा से बाहर कैसे आ गया। सब लोग वापस उत्तम के पिताजी वाले कमरे में भागे और वहां पहुंच के उन्होंने देखा कि सचमुच उत्तम के पिताजी की आंखें खुली हुई थी और वो उत्तम को एकटक बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले देखे जा रहे थे। डॉक्टर ने उनको करीब से देखा, फिर नब्ज देखी, धड़कन देखी और उत्तम से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर उत्तम, आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा घर मातम में डूब चुका था। मां को संभालना उत्तम के लिए सबसे बड़ा काम था। घर पे उत्तम और उसकी बीवी ने सब कुछ संभाला और सारे रीति रिवाजों के साथ क्रियाकर्म करवाए। घर का सन्नाटा, सूनापन क्या होता है अब समझ आ रहा था। श्राद्ध का काम खत्म करके उत्तम कुछ देर सांस लेने बैठा तो करीब 3 बजे थे जब घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोलने गया तो उत्तम ने एक बार फिर से
एक लिफाफा पाया और इस बार चिट्ठी उसके मां के नाम की थी। उत्तम ने लिफाफा उलट पलट कर दोनों तरफ देखा और मां को आवाज लगाई। मां नीचे आने को हुई तो पहली ही सीढ़ी पर कदम रखा होगा उन्होंने, जब उत्तम के मुंह से एक आवाज निकली, नहीं 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 नहीं, नहीं मां रुक जाओ, मैं ऊपर आता हूं। उत्तम की आंखों में वापस अपने पिताजी की तरह मां को खोने का डर आ गया था। वो खुद ही मां के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा और उन्हें चिट्ठी दिखाई तो उन्होंने कह दिया कि वो बाद में देख लेंगी। अपने कमरे में जाकर उत्तम की मां कुछ देर रोई और फिर सोने चली गई। सब लोग काफी थके हुए थे, किसी ने भी कुछ खाया भी नहीं था। काफी रात बीती तो उत्तम पानी पीने उठा। पानी पीकर उत्तम बाथरूम में गया, लेकिन फ्लश चलाते ही तुरंत जोर जोर से खटखटाते हुए उत्तम की मां बाथरूम के बाहर से चिल्लाने लगी, उत्तम बेटा, दरवाजा खोल, जल्दी बाहर आ। उत्तम, उत्तम अनर्थ हो गया, उत्तम जल्दी बाहर आ। उत्तम हड़बड़ाया हुआ जल्दी बाथरूम से निकला तो जरूर, लेकिन बाहर मां नहीं थी। मां के कमरे की ओर देखा तो अभी भी लाइट ऑफ ही थी। उत्तम भागता हुआ उनके कमरे में पहुंचा तो बाहर से ही कुछ आवाजें उसे सुनाई दी। तुम भी ना मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते अकेले, है ना? आती हूँ। उत्तम ने लाइट जलाई तो उसकी आंखें फैलती चली गई। उसकी गर्दन से लेकर पीठ तक ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का पानी डाल दिया हो। उत्तम के सामने उसकी मां ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होकर उसके पिताजी का सूट पहनकर खड़ी थी और टाई बांधते बांधते हंसती हुई अपने आप को शीशे में देखते हुए खुद ही से बातें कर रही थी। उत्तम वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े चीखा, मां क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या मां? उसकी मां पलटी, मुस्कुराई और फिर अचानक चीखते हुए बोली, वो मुझे लेने आई है, वो मुझे लिए बिना नहीं जाएगी। तेरे पिताजी को ले गई, अब मेरी बारी है। वो देख तेरे पीछे खड़ी है, आ गई, वो आ गई। उन्होंने इतना कहा तो उत्तम उनकी तरफ उन्हें संभालने को आगे बढ़ा, लेकिन इतनी ही देर में उत्तम की मां भागती हुई उत्तम के पास से निकल के कमरे के बाहर जा चुकी थी। वो चीखती दौड़ती हुई कमरे के बाहर गलियारे से होती हुई सीढ़ियों पर से उतरने को दौड़ी तो उनका पैर फिसला। उत्तम की मां सीढ़ियों से नीचे गिरी, लेकिन पिताजी की तरह वो बच नहीं पाई। उन्होंने मौकाए वारदात पर ही अपना दम तोड़ दिया। उत्तम के ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा था। 10-15 दिन के अंदर ही मां और पिताजी दोनों को खो दिया था। किसी तरह उसने खुद को संभाला। एक अनजाना सा डर उसके दिल में घर कर चुका था। उसे हर वक्त खटका सा लगा रहता था कि कब क्या हो जाए। मां की भी 13वीं का दिन आया। श्राद्ध वगैरह का काम खत्म हुआ तो दोपहर का ही वक्त था। उत्तम आंखों में सबसे छुपाकर आंसू लिए हुए मां पिताजी के कमरे में पहुंचा और कुछ देर बस यूं ही पूरे कमरे को देखता रहा। एक अजीब सी थकान भरी कराह के साथ
रोता हुआ मां पिताजी के पलंग पर बैठा तो आंसू पूरी तरह सब्र का बांध तोड़कर छलक गए। अगर बीवी ने उत्तम को ऐसे रोते हुए देख लिया तो वो भी कमजोर पड़ जाएगी। यही सोचकर आंखों से आंसू पहुंचने लगा तो उसकी नजर सामने टेबल पर पड़ी तो उत्तम ने देखा कि मां और पिताजी के नाम आई हुई वो दोनों चिट्ठियां सामने रखी थी। उसने दोनों चिट्ठियां उठाई और फाड़कर उनमें लिखा क्या था ये देखा तो उत्तम का हाथ तुरंत ही उसके मुंह को ढक गया कि डर से कहीं चीख न निकल जाए। दोनों चिट्ठियां खाली थी लेकिन आखिर में बस एक ही चीज लिखी थी, आपकी आज्ञाकारी सुमन। उत्तम इतनी बुरी तरह घबरा गया था कि उसके हाथ से दोनों चिट्ठियां गिर गई। इसी बीच एक बार फिर से घर की डोरबेल बजी। उत्तम ने दोनों चिट्ठियां उठाकर अपने जेब में रखी और दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उत्तम की आंखों में खौफ नाचने लगा था क्योंकि एक और चिट्ठी उसके सामने दरवाजे के नीचे से सरका के रखी हुई थी। उत्तम ने चिट्ठी उठा के तुरंत दरवाजा खोला और बाहर देखा तो पोस्टमैन या कोई और वहां था ही नहीं। उसने चिट्ठी पलट कर देखी। इस बार चिट्ठी उसकी बीवी के नाम पे आई थी। उत्तम के दिल में डर, परेशानी और बेचैनी साफ साफ दिख रही थी क्योंकि ये चिट्ठी भी वैसे ही लिफाफे में आई थी जैसे लिफाफे में बाकी दोनों चिट्ठियां आई थी। उसने वो चिट्ठी बिना खोले ही अपनी जेब में रख ली और चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। उसने अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया। रात किसी तरह कटी और सुबह जल्दी तैयार होकर उत्तम ऑफिस के लिए निकल गया और ऑफिस में पहुंचकर बिल्डिंग की छत पे जाके उत्तम ने जेब से तीनों चिट्ठियां निकाली और जेब में अपना लाइटर ढूंढने लगा। जब लाइटर नहीं मिला तो उत्तम ने तीनों चिट्ठियां बस यूं ही फाड़नी शुरू कर दी, टुकड़े टुकड़े करके वहीं छत पे ही कोने में कागज के टुकड़े फेंके। और तभी उत्तम का फोन बजा। फोन उसकी बीवी का था जिसने रोते रोते बताया कि घर में कोई है शायद। वो सो रही थी और नींद में ही किसी ने अभी बहुत बुरी तरह मारा पीटा है उसे। उत्तम तुरंत उठकर घर की ओर भागा और कुछ आधी घंटे के बाद घर पहुंचकर उत्तम ने अपने सामने दरवाजे पर देखा तो तीनों चिट्ठियां वहीं सामने पड़ी थी। उत्तम ने तीनों चिट्ठियां उठाई और अंदर घुसकर देखा। उसकी बीवी वहां सोफे पर बैठी रो रही थी और उत्तम के आते ही उससे लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके पूरे बदन पर खरोंचें लगी थी। चोटें गहरी नहीं थी पर दर्द से कहीं ज्यादा उसके दिल में इस वक्त डर था। उत्तम ने उसे बिठाकर पानी पिलाया और उसे शांत किया। कुछ देर के बाद उत्तम की बीवी जब खाना बनाने लगी तो उत्तम उठा और बाहर निकलकर तीनों चिट्ठियां हाथ में लेकर उन्हें जलाने गया। तो जैसे ही घर के बाहर उन चिट्ठियों ने आग पकड़ी, इधर अंदर से
उत्तम की बीवी की चीखें सुनाई देने लगी। उत्तम ने जल्दी चिट्ठियां वहीं फेंकी और दौड़कर अंदर घुसा तो देखा कि उसकी बीवी किचन के अंदर धो करके जल रही थी। शायद गैस लीकेज या किसी तरह उसके कपड़ों में आग लग गई थी। उत्तम ने तुरंत ही मोटा सा कंबल निकाला और उसे लपेट लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एम्बुलेंस बुला के अपनी बीवी को ट्रॉमा सेंटर ले जाते वक्त रास्ते में जाते जाते उसे पूरी कहानी समझ आ रही थी। सुमन उसके गांव की लड़की थी जो कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी। अनाथ तो थी, लेकिन परिवार पैसे वाला था और गांव की इस अनाथ लड़की को उसके रिश्तेदार किसी भी कीमत पे पार करना चाहते थे। मां बाप ने भी उत्तम की शादी दहेज के लालच में सोच जबरदस्ती करवा दी, लेकिन उत्तम को शहर की पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी थी जिसके साथ वो अपने दोस्तों के बीच उठ बैठ सके और उसका कोई मजाक न बनाए। एक लड़की से मुलाकात भी हुई जो आज उसकी बीवी थी और उससे प्यार भी हुआ, लेकिन शादी वो बिना सुमन से अलग हुए हो ही नहीं सकती थी और सुमन को तलाक देने पर उसके हिस्से की सारी मिली हुई प्रॉपर्टी चली जाती। एक रात खाने पर सुमन के सामने उत्तम ने उस लड़की से शादी की बात की तो सुमन बिदक गई, चीखने चिल्लाने लगी तो सास ससुर ने बातों में बहला फुसलाकर उसे बिठाने के बहाने सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। सुमन को चोट तो लगी पर वो जिंदा थी अभी। उत्तम की दूसरी बीवी भी कम नहीं थी। सुमन के कपड़ों में आग उसी ने लगाई थी और सुमन ने 2 घंटों में हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला और कोई केस हो भी नहीं पाया क्योंकि उत्तम की गर्लफ्रेंड की गवाही से सब लोग बच गए। 2 महीने के बाद दोनों की शादी हुई और आज सुमन का जन्मदिन था। ठीक 1 साल पहले सुमन अपने जन्मदिन पर ही मारी गई थी। उत्तम हॉस्पिटल में बैठे बैठे झपकियां ले रहा था जब अचानक मशीन की आवाज बढ़ते बढ़ते तेज होती गई और उत्तम की बीवी तड़पने लगी। उत्तम डॉक्टर को बुलाकर लाया, लेकिन उतनी देर में सब कुछ शांत हो चुका था। डॉक्टर ने उसकी बीवी की नब्ज देखी और कहा, शी इज नो मोर। उत्तम वहीं बैठा बैठा अपने सर पे हाथ रखे हुए था जब उसकी नजर बिस्तर के पास टेबल पर पड़ी एक चिट्ठी पड़ गई। उठा के देखा तो चिट्ठी उत्तम के नाम की थी। उत्तम उठकर चिट्ठी लेकर वहां से बाहर भागा तो सीढ़ियों के पास फिसल गया और पूरी तरह से लड़खड़ाता हुआ 15-20 सीढ़ियां नीचे गिरकर बेहोश हुआ। बेहोशी में ठंडक और अजीब सी महक से उसे समझ आ रहा था कि स्पिरिट से उसके जख्मों की मरहम पट्टी होने वाली थी, लेकिन लगभग तुरंत ही तेज जलन सी होने लगी और कानों में एक आवाज गूंजी, आप चाहे जैसे हो, पति परमेश्वर हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। कराहते हुए आंख खोली तो उत्तम ने देखा कि उसके बदन पर स्पिरिट की बोतल उड़ेलकर किसी ने आग लगाकर अपना बदला पूरा कर लिया था। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।